हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ फिर से एक न्यू सेशन जो कि क्लास 12 के लिए है, यानी इंटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन मैं लेकर आया हूँ। 2024 के जो पूछे गए हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी के सभी एमसीक्यूज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल्स में अगर आप चाहे 10th की हो या फिर 12th की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं या आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो हमारा यह जो चैनल है आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन है उस पर आप प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू सेशन को। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशनल लाइन से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि छोटा सा मोटिवेशनल लाइन क्या है। कहते हैं कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। स्वाभाविक है कि कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उनके लिए ही खुलेंगे जो खटखटाने का प्रयास करेंगे। अब उनके लिए कामयाबी के दरवाजे कभी नहीं खुल सकते हैं जो खटखटाना भी नहीं चाहते हैं। तो कामयाबी के अगर आप दरवाजे पर पहुंचना चाहते हैं, आप चाहे इंटर का हो या फिर मैट्रिक का हो, इस बोर्ड एग्ज़ाम में आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना, तो आपको अपनी कामयाबी के दरवाजे को खटखटाना होगा, यानी आपको मेहनत करना होगा। इससे आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आप अपना एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 2024 के जो पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हिस्ट्री के, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ। टोटल 100 एमसीक्यूज जो क्लास 12 के हैं। तो आइए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, और बिना आप स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। इनसे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हल होने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर सेशन जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर जरूर सेशन देख के जाना चाहिए, क्योंकि इनसे लगातार डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यू सेशन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12 का है। 2024 के जो इंटर में पूछे गए जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उन सभी का मैं डिस्कशन आपके बीच लेकर के आया हूं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें टोटल 1 से 100 प्रश्न आपको दिए हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस को ही ओएमआर में फिल करने होते हैं एग्जाम में। तो मैं इनमें आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके सामने पेश करने वाला हूं, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो स्वाभाविक है कि इनसे डायरेक्ट रूप से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बहुत सारे पूछने के चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपको कि गांधार शैली, यानी कि गांधार शैली किस कला से प्रभावित है। गांधार कला किस कला से प्रभावित है। तो गांधार कला किस कला से प्रभावित है, तो इसके बात करें तो ये हो जाएगा आपका यूनानी कला। यूनानी कला से गांधार कला जो है ये प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता है। तो मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी मतलब जो कानून का अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा राजुक, यानी कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि पन, ये जो पन है, पन वो किस धातु का सिक्का था। पन कौन से धातु के सिक्का को कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी कांस्य। तो 3 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा चांदी, यानी कि आप कह सकते हैं पन जो है वो चांदी का सिक्का था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपको कहाँ आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आप सभी को पता है कि ये राजगिरी में आयोजित हुई थी। राजगिरी जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, तो बिहार में यानी कि राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध था। तो 5 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी उदयपुर जो है सूती वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उदयपुर यानी सूती वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने पहली बार जारी किए थे। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी समुद्रगुप्त ने बीना बजाते हुए सिक्के को जारी किया था।
इसके बाद क्वेश्चन है कि फाहियान 7 नंबर का, कि फाहियान कौन था। आपको पता है कि फाहियान जो है एक चीनी तीर्थयात्री था जो भारत भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, फाहियान। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपको 8 नंबर में क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया था। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया था, तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी आपको 4 भागों में आयु को बांटा गया था आश्रम व्यवस्था में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कौन सा विवाह है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ब्रह्म विवाह ये भी ठीक है, अच्छा होता है, देव विवाह भी, जबकि प्रजापति विवाह भी, लेकिन असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्रह्म विवाह होता है ये खास करके नॉर्मली जो साधारण विवाह होता है, जिसमें कि का वर वधू की जो है नॉर्मल जो शादी होती है बहुत सारे विधि विधान के साथ होती है, उन्हें ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इसमें जो वर होते हैं यानी वर जो होते हैं वो पूरे शास्त्रों के अनुसार सारा चीज़ जो है उनके नियम गुण वगैरह उनमें होते हैं, तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यानी वर के पास सारे शास्त्रों के अनुरूप गुण होते हैं। तो ये कन्या जो होता है, कन्या के पक्ष के जो भी इनके पिता होते हैं, कन्या के पिता, वो शीलवान गुणवान लोगों को पसंद करके अपनी कन्या के लिए चुनते हैं और उनका पूरे विधि विधान से शादी करवाते हैं, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। जबकि देव विवाह की बात करें, देव विवाह, तो यह जो है स्पेशली जो यज्ञ कराने वाले ऋषि मुनिगण होते हैं उनसे अपनी कन्या की शादी कर दिया जाता है, इसे देव विवाह कहा जाता है। जबकि प्रजापति विवाह की बात करें, प्रजापति विवाह में क्या होता है, इस विवाह में जो है जो वर होते हैं, खास करके ये वधू को, मतलब वर को जो है ना, वधू अपना क्या करते हैं, उनको सौंप देते हैं और उनका सम्मान पूर्वक उनका जो है ना सारी से शादी वगैरह, शादी विवाह इनका विधि विधान से करवाते हैं और साथ में उन दोनों को अपने दायित्वों को निभाने का एक प्रेरणा देते हैं। तो स्पेशली प्रजापति विवाह ये होते हैं। इसके अलावा आसुरी विवाह जो होते हैं ये जो है खतरनाक विवाह कह सकते हैं, ये जो है ना यानी भगा कर या ज़बरदस्ती शादी करना ही ये आसुरी विवाह कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है ना ये टोटल विवाह के सारे के सारे जो है ना डिस्कशन मैं किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख, मतलब पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख की बात करें तो वो किस ग्रंथ में है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। तो आप सभी जानते हैं पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर व बुक्का किस वंश के शासक हैं। तो हरिहर व बुक्का की बात करें तो यह किस वंश के शासक है। ऑप्शन है संगम वंश, सुलुम वंश, तुलु वंश या रावडू वंश। तो यह जानते हैं आप सभी कि इसमें संगम वंश के ये शासक हैं हरिहर व बुक्का। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कमल महल कहाँ अवस्थित है। कमल महल कहाँ अवस्थित है। कमल महल की बात करें 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो सी, यानी हम्पी में अवस्थित है कमल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर में, आमुक्तल्यवाद किसने लिखा। तो आमुक्तल्यवाद की बात करती है किसने लिखा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने आमुक्तल्यवाद लिखा था। 13 का डी आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर में हम लोग चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के कितने वंशों ने शासन किया। तो बात करें विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 जो है इसमें वंशों ने शासन किया 4 वंशों ने। इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश से और एक वंश से मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने 4 वंश थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री थे जो कि विजयनगर नहीं आया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए विजयनगर आने वाले अब्दुल रजाक भी थे, डोमिंगो पायस भी थे, निकोलो कॉन्टी भी थे, जबकि बर्नियर जो है यह नहीं आए थे। तो विदेशी यात्री में कौन विजयनगर नहीं आया था, तो 15 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बर्नियर विदेशी यात्री जो कि विजयनगर नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। तो ये खाफी खां की रचना है, खाफी खां की। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक की बात करें तो ऑप्शन है गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोतामिद खां या जहांगीर। तो इसका मोतामिद खां इसका आंसर हो जाएगा कि इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो वो है मोताबिद खां। 17 का सी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उसर क्या है। उसर की बात करें तो उसर क्या है। उसर ऑप्शन है भूमि कर, सूफी त्यौहार, अनुदान या इनमें से कोई नहीं। तो उसर एक भूमि कर है, मतलब भूमि पे देने वाला टैक्स है। आइए अगले क्वेश्चन 19 नंबर में देखते हैं हम लोग कि बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन है आपको कि बख्तियार खिलजी कौन था। तो बख्तियार खिलजी की बात करें तो मैं बता दूं कि बख्तियार खिलजी यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और यही वो
कह सकते हैं एक तरह का ख़त्म इंसान कह सकते हैं उसको, मतलब एक तरीके के ये बख्तियार खिलजी जो है ये जो है काफ़ी क्रूर शासकों में से एक माना जाता था। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी ही वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खास करके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, नष्ट किया था। और आप सभी को मैं बता दूं नालंदा बिहार की एक धरोहर रही है। इसे जलाया था जिस समय में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था उसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें थी। कई सारे योग प्लस जो है आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें हमारे इस नालंदा में हुआ करती थी। कई सारे इसमें जो है लगभग अध्यापक बहुत सारे 200 अध्यापक कई हज़ारों छात्र इसमें रहते थे। कह सकते हैं पूरे भारत का पहला ये ऐसा था जो आवासीय विश्वविद्यालय था। और इसे बख्तियार खिलजी ने जब जलाया था तो ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक वहाँ की पुस्तकें जलती रही। तो सोच सकते हैं जो पुस्तकें 3 महीने तक जो चीज़ जलता रहा वो कितना ज़्यादा पुस्तकें उसमें होगी। और नालंदा जो बिहार की एक धरोहर थी उसे इस बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कारण बस बहुत छोटा सा कारण था जिसकी वजह से इन्होंने जलाया था। बस इनका मानना था कि यह जो है उनके जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म से जो इनकी चिकित्सा वगैरह हुई थी वो उनका फेवर नहीं करना चाहता था। बस इस वजह से उन्होंने उसे जला दिया था, क्योंकि उनका जो है ना गुणगान वो नहीं चाहता था। और उन्होंने छोटी सी बात के लिए उस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। इससे पहले भी नालंदा पे 2 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन तीसरी बार जब इन्होंने जलाया था तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था नालंदा का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 20 नंबर की बात करें नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ है तो वो हो जाएगा आपका आंसर डी 1739 मतलब 1739 में इसका आक्रमण हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल किन स्टेशनों के मध्य में चली थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए मुंबई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल चली थी। 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। अगली क्वेश्चन है कि पुतली बाई किसकी माता थी? तो पुतली बाई जो है फेमस आप सभी जानते हैं कि 22 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? पुतली बाई महात्मा गांधी जी की माँ थी, है ना, महात्मा गांधी जी की माँ थी पुतली बाई। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश की बात करें 23 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा डी यानी दयानंद सरस्वती। डी यानी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। इधर थोड़ा सा कट गया है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 24 नंबर की बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आप सभी जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा वाला सवाल कर सकते हैं जो कि एक आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। जबकि आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष। उस मीटिंग के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि उनकी प्रारूप यानी रूपरेखा तैयार करने वाली जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1905, 1910, 1915 या 1929। तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। इसके बाद अगले क्वेश्चन है कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया है? तो अल हिलाल अखबार की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली, बेगम हजरत मोहम्मद महल, महात्मा गांधी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल की बात करें तो 27 नंबर का आपका आंसर होगा डी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी स्थापना की, अल हिलाल अखबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए 30 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। शिमला समझौता कब हुआ? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन इसमें कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक से इसमें शिमला समझौता के बारे में। शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था, यानी 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन वो दिया हुआ नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप एक्सेप्शन में रखेंगे। इस क्वेश्चन में हो सकता है इसमें डाउट्स कुछ है। शिमला समझौता जबकि 1972 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? सी यानी 1911 में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जबकि इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में है। याद रखेंगे ये गेटवे ऑफ इंडिया है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। 1911 में इसका निर्माण हुआ बम्बई में। इसके बाद क्वेश्चन है कि संविधान तैयार करने में कितने साल लगे हैं? तो
संविधान तैयार करने में कितने साल लगे, तो इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाए 30 का यानी बी, यानी कुल जो है 3 वर्ष लगे। कितने? वैसे तो संविधान को तैयार करने में माना जाता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल आप कह सकते हैं, है ना, 3 साल लगे। लेकिन एक्यूरेट अगर पूछा जाए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे संविधान को तैयार करने में। अगली क्वेश्चन है कि संसद किस धातु से बना होता है। तो बात करें तो संसद किस धातु से बना होता है, सोना, चांदी, तांबा या पीतल। तो 31 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि संसद सोना से बना होता है। किससे बना होता है? सोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो 32 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो चित्रकारी में जहांगीर को ज़्यादा रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार ऑप्शन है फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला ओ दाऊद या इब्न बतूता। 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बदायूनी जो है अकबर वो समकालीन इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि तबाकत ए अकबरी किसकी रचना है। तो तबाकत ए अकबरी की बात करें 34 नंबर का जो आपका आंसर होगा सी, यानी वो निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबाकत ए अकबरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। 35 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुतुब मीनार मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसमें बात करें तो आपको ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया और हुमायूं का मकबरा, ये सब मुगलों के द्वारा बनाया गया, जबकि कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ये मुगल द्वारा नहीं बनाया गया। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं 36 नंबर में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के गुरु की बात करें तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, रामानंद के गुरु कौन थे। तो राघव नंद रामानंद के गुरु थे। राघव नंद जो है वो कौन थे, रामानंद के गुरु। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से है। तो बहाउद्दीन जकारिया के संबंध की बात करें तो वो किस सिलसिले से है। तो 38 नंबर का आपका आंसर होगा बी, सुहरावर्दी से है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरावर्दी से है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या है। तो सूफी संतों का निवास स्थान आप सभी जानते हैं, सूफी संतों का निवास स्थान खानका होता है। 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। आइए 40 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। तो विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 41 नंबर में कि दांडी किस राज्य में है। तो दांडी आप सभी जानते हैं गुजरात में है। साबरमती से दांडी तक यहीं पे यात्रा किया था गांधी जी ने, जो 340 मील की यात्रा किया था जब वो, और इसी आंदोलन के बाद जो है ना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था, कहाँ से शुरू हुआ है। क्वेश्चन है कि कहाँ से शुरू हुआ। तो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन वो जो है चंपारण से ही शुरू हो गया था। 42 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि चंपारण से महात्मा गांधी का किसान आंदोलन शुरू हो गया था। इसके अलावा चंपारण, उसके बाद खेरा, फिर वो दांडी, फिर वर्धा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 43 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1942 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन में है 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो 1938 और 1939 की बात करें तो इसमें एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 45 का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी। जब भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही थी भारत में, तो उस समय में ब्रिटेन में किस दल की सरकार बनी थी। लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, लेबर पार्टी की सरकार उस समय में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। क्वेश्चन का ऑप्शन है बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो 47 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खिलाफत आंदोलन।
मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन से है इन दोनों का। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 48 में है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है? ऑन द लास्ट या माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या फ्रीडम एट मिडनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये गांधी जी की आत्मकथा 48 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नेशन थ्योरी किसकी रचना है? टू नेशन थ्योरी ऑप्शन है रहमत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो टू नेशन थ्योरी जो है 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना का ये रचना थी टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए 1919 में कौन सा एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1919 में लाया गया था। 50 नंबर का आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लाया गया था 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यही समय है जिस समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है। तो आपका 50 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? 51 नंबर का आपका आंसर होगा डी, मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 52 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 54 नंबर में क्या कह रहा है? तो निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? 54 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि इसमें आपको लॉर्ड वेवेल जो है ना वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य रहे हैं, एबी अलेक्जेंडर भी इनके सदस्य हैं और स्टेपफोर्ड क्रिप्स भी इनके सदस्य हैं। इन कैबिनेट मिशन के ये सारे लोग सदस्य हैं, जबकि लॉर्ड वेवेल इसके सदस्य नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1916 में वो पूरे भारत का भ्रमण किए और 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह किए थे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है 56 नंबर में कि हिंद स्वराज किसने लिखा? तो आप सभी को पता होना चाहिए हिंद स्वराज किसने लिखा। 56 नंबर का ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी शौकत अली। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज, इन्होंने एक पत्रिका था जिन्होंने इसने लिखा था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसे दी गई थी? तो सर की उपाधि किसे दी गई थी? 57 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। और अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 58 नंबर में, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है ना अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के उस अधिवेशन में, लाहौर में जो अधिवेशन हुई थी। 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगली क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर में, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 59 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, इसके बाद ही इस क्रिप्स मिशन के फैल होने के बाद ही जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगली क्वेश्चन है 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या अकाली दल। तो 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी मुस्लिम लीग जो है ना ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अगली क्वेश्चन है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर आप सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उस दिन ये बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की बात करें तो इसमें ऑप्शन है 1832, 1841, 1851 या 1855। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा नारा प्रसिद्ध है? तो कह सकते हैं जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री का है, और आजकल जो है मोदी जी इसमें सेट कर दिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय हिंदुस्तान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म की बात करें तो पटना, छपरा, जीरादेई या दरभंगा में। तो 64 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, या इसका जन्म जीरादेई में हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता ऑप्शन है 1919, 1928, 1931, 1935। तो गांधी इरविन समझौता की बात करती है 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता मतलब कि गांधी जी और इरविन जो कि लॉर्ड इरविन थे उस समय में नेता 1931 के टाइम में, और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें गांधी जी की कुछ शर्तें होती है जिसे मान ली जाती है। आइए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर में किस पार्टी की स्थापना और 1885 में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? तो 1885 आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही है जिनकी स्थापना 1885 में हुई थी। स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए किया था, जबकि इसमें भारतीयों को भी बहुत सारा फायदा था। सभी भारतीय नेता एकजुट हो गए थे और ख़ास करके अपनी जितनी भी परेशानियां मुद्दा था उन सभी को अंग्रेज़ों के सामने लाते थे, खास करके उनके नेताओं के सामने लाते थे। तो क्वेश्चन है कि कितने गोलमेज नेक्स्ट 67 में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो 3 गोलमेज सम्मेलन में कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन। 67 का हो जाएगा आपका आंसर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अनिल थे। कौन थे पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता? चौधरी रहमत अनिल। 68 का हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन से, खेरा सत्याग्रह कब हुआ है? खेरा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 में हुआ था खेरा सत्याग्रह। 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17 कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक की बात करें तो इसका संरक्षक बैराम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैराम खां। 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर कब शासक बना था? तो जहांगीर की बात कहती है कब शासक बना था? तो ऑप्शन है 1605, 1610, 1620 या 1627 में। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना था। अगले क्वेश्चन है कि नूरजहां के संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या फिर जहांगीर से? तो 73 का जो आपका आंसर होगा वो डी, जहांगीर से ही इसका संबंध है नूरजहां के शासनकाल का। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा के युद्ध की बात करें तो 1531 में तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो चौसा के युद्ध 74 का जो आपका ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा। 1539 में आपको चौसा का युद्ध हुआ था। अगली क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो 1556 में पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हो रही थी तो अकबर ने किसे हराया था? तो वो हेमू को हराया था। 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 नंबर में मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? मुगल काल में बात करें तो कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 76 का आंसर होगा सी, यानी 4 भागों में बांटा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया है? तो 10 साला प्रणाली बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? 77 का जो होगा आंसर वो सी हो जाएगा, अकबर ने शुरू किया 10 साला प्रणाली। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहा जाता है? तो वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहा जाता है? पौलज, प्रति, खालसा या बंजर? 78 का आंसर हो जाएगा सी, यानी उसे खालसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? तो मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो 79 का आंसर होगा बी, यानी इसकी शुरुआत अकबर ने की, जात और सवार पद की शुरुआत। आइए अगली क्वेश्चन है 80 नंबर कि शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो शेरशाह ने कौन से सिक्के को जारी किया? मोहर को, रुपया को, दाम को या फिर पन को? 80 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेरशाह ने रुपया जारी किया था। क्या जारी किया? रुपया। रुपया पहली बार उसी ने चलाया था शेरशाह। 80 का बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81 नंबर का। तो कौटिल्य किस ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो आप सभी जानते हैं कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, वही है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी है ना, उनको ट्रेन करने वाला। तो ये कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए उपनिषदों की संख्या 108 है। ये संस्कृत में भी आपके क्वेश्चन से उपनिषदों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो
मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना है। तो 83 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मुद्राक्षस आपको विशाख दत्त की रचना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कौन से ऐसे ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये भी दोनों, या फिर महावंश। तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उसमें ए बी दोनों का उल्लेख मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या फिर गंडक। 86 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी ये सरयू नदी के किनारे स्थित है कौशल महाजनपद। अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? इंद्रप्रस्थ की बात करें तो 87 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ये कुरु महाजनपद की राजधानी है। किसकी है? कुरु इंद्रप्रस्थ महाजनपद की राजधानी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो वो कुरु की राजधानी है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो जहाँ तक बात करें मौर्य वंश की स्थापना तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना, घनानंद को मार के। अगली क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अभिलेख संस्कृत या पाली, हिंदी या तमिल। तो अशोक की ज़्यादातर भाषाएं हैं वो प्राकृत में हैं। 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। ये कलिंग युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक के लिए, खास करके इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और यह जो है ना पूरी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि अस्त्र को त्याग करके बौद्ध धर्म का अपना लिया था अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर में, अकबर ने धार्मिक यात्रा पर कर किस वर्ष समाप्त किया? तो अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो 1556, 1563, 1575 या 1580 में। तो 91 का आपका आंसर है बी, 1563 में अकबर ने धार्मिक यात्रा कर को समाप्त किया। अगले क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो 92 नंबर का जो आपका आंसर होगा किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो सी, यानी अल-बरूनी की रचना है। अगली क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह के मकबरा की बात करें तो 93 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी या फिर शेरशाह। 94 का आपका आंसर है ए, यानी बहलोल लोदी जो है ना अफगान शासक के संस्थापक थे। अगली क्वेश्चन है 95 नंबर, पुराना किला कहाँ है? तो पुराना किला की बात करें तो वो कहाँ है? ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ। 95 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये दिल्ली में है। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, आलमगीर कहाँ स्थित है? तो आलमगीर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। आलमगीर की बात करें तो 96 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश में आलमगीर स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह आप सभी को पता होना चाहिए, लोथल और हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, जबकि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। और आलमगीर आप सभी जानते हैं कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? तो बात करें तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? वो राजस्थान से प्राप्त होता है सिंधु सभ्यता में तांबा आपका। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में सबसे विशाल अन्नागार की बात करें तो यह आपको मोहनजोदड़ो में मिला है, विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक मूवी भी बनी है जो बहुत ही अच्छी है। आप मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ उसमें दी हुई हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं। और सिंधु सभ्यता में एक विशाल अन्नागार मिला है, ये आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला है। तो इस प्रकार ये आपके हिस्ट्री के सारे 100 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो मैंने डिटेल में मुख्य रूप से विशेष रूप से आपको डिस्कस किया हूँ, जो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा और आपको याद करवाने का भी मैं प्रयास किया हूँ। तो आप ज़रूर इसे अच्छे से बेहतर तरीके से समझे होंगे, याद किए होंगे और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर ज़रूर एक कॉन्फिडेंस आया होगा। और ऐसे ही सेशंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।